नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल सरल ऑनलाइन पर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 11वीं का पहला अध्याय है मात्रक एवं मापन, उसके अभ्यास के प्रश्नों के हल। तो यहाँ पर पहला हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान हमको भरना है। तो पहला प्रश्न है इसमें, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन निकालना है हमको मीटर क्यूब में। तो अब हमको क्या दिया हुआ है इसमें कि उसकी भुजा कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो अगर भुजा 1 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में बदल दो। तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, तो बटे में 100। तो ये हो जाएगा आपका मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10 की घात -2 मीटर। अब अगर हम लोग आयतन निकालें तो आयतन आपका क्या होता है कि भुजा का घन, ठीक है, भुजा का घन। तो आपकी भुजा कितनी है, 10 की घात -2 मीटर का घन हो जाएगा। तो ये घात घातें गुणा हो जाती हैं, 3 दूनी 6, 10 की घात -6 मीटर का क्यूब, घन क्यूब। ठीक। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ी जगह बना लो। किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वह 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, और वो भी किस में निकालना है आपको, mm में। तो अब पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल यहां पर ये जो वक्र है इसका क्षेत्रफल वो कितना होता है आपका b। तो पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू पहले वक्र का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वक्र का क्षेत्रफल होता है आपका 2πr/h प्लस, अब ये जो ऊपर वृत्ताकार ढक्कन है और नीचे एक और ढक्कन है वृत्ताकार, तो ये दोनों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr² और πr²। तो ये हो जाएगा आपका 2πr²। तो यहां से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, 2πr। तो अंदर क्या बचा आपका h प्लस में r, ये आया क्षेत्रफल। अब हमको क्या क्या चीजें दे रखी हैं, हमको दे रखा है त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो r बराबर 2 सेंटीमीटर। अब हमको आंसर किस में चाहिए, मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर में चाहिए, तो इसके लिए आप इसको 1 सेंटीमीटर यानी 10 मिलीमीटर होता है, तो 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 20 मिलीमीटर। इसी तरह से जो ऊंचाई है वो कितनी है आपको, 10 सेंटीमीटर। तो इसको 10 को 10 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर वैल्यू रख दो सब। तो क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 2 गुणा पाई। तो पाई होता है 3.14 गुणा r। r हमको कितना दिया हुआ है, 20, और h प्लस r, h यानी कि 100, r यानी कि 20। तो अब इन दोनों को जोड़ दो और ये सब गुणा कर दो। तो 2 गुणा 3.14 गुणा 20 गुणा 100 और 20, तो कितना हो जाएगा आपका 120। तो अब इस सब को गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आता है 15072। ये क्या है आपका, मिलीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो कि ये हो जाएगा, दशमलव यहाँ पर आ गया 1.5072 गुणा दशमलव कितना इधर आया, कितना संख्या, 1 2 3 4 4। तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, 10 की घात 4 मिलीमीटर का स्क्वायर। अगला प्रश्न इसमें, तो C है, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगी। तो 1 घंटे में कितनी जा रही है, 18 किलोमीटर। तो 1 सेकंड में कितनी जाएगी, ये हमको निकालना है। तो अब यहां पर हमको दिया गया है कि 1 घंटे में, 1 आवर में, तो ये कितना जा रहा है, 18 किलोमीटर। अब 1 घंटे में आपका कितना सेकंड होता है, ये हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको सेकंड में चाहिए। तो सेकंड कितना हो जाएगा, 1 घंटे में आपका 60 मिनट, और हर 1 मिनट में 60 सेकंड। तो इतना सेकंड में ये कितनी जाती है, 18। अब इस किलोमीटर को भी किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में। तो गुणा क्या हो जाएगा, 1000। तो अब 60 गुणा 60 यानी कि 3600 सेकंड में इतना मीटर जाती है, इतना मीटर। तो 1 सेकंड में कितना जाएगी, तो ये इधर भाग कर दो। तो 18 गुणा 1000 बटे में कितना आ जाएगा, 60 गुणा 60। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 0 कट हो गया, ये 0
0, 2 चले गए। अब 2 से कट करते हैं, 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, तो 6 तियाँ 18, तो 18 गुणा 5 बटे में 18। तो अब आपको एक चीज याद आ गई होगी, पहले हम क्या करते थे जब 9वीं में किसी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो किससे गुणा करते थे, 5 बटे 18 से। ठीक है, ये वही चीज है। तो 18 से 18 कट हो गया तो ये कितना आया आपका, 5 मीटर। तो कितना चलेगी ये, 5 मीटर 1 सेकंड में। डी है, अब इसमें डी में आपको शीशे का आपेक्षिक घनत्व दे रखा है 11.3 और उसका घनत्व निकालना है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम सेंटीमीटर क्यूब में। तो अगर हम बात करें आपेक्षिक घनत्व की, ठीक है, आपेक्षिक घनत्व ये क्या होता है आपका कि उस पदार्थ का घनत्व, जैसे कि यहां पर शीशे की बात कर रहे हैं तो शीशे का घनत्व बटे में पानी का घनत्व। ठीक है, तो पानी का घनत्व, तो किसी भी पदार्थ के घनत्व को अगर पानी के घनत्व से तुलना की जाए तो क्या मिलता है हमको, आपेक्षिक घनत्व। तो यहां से शीशे का घनत्व कितना आ गया, पानी का घनत्व और गुणा में आपेक्षिक घनत्व। तो शीशे का घनत्व, तो ये हो जाएगा आपका आपेक्षिक घनत्व गुणा पानी का घनत्व, पानी का घनत्व। अब पानी का घनत्व हमको याद रखना होता है। पानी का घनत्व क्या होता है कि अगर आप उसको किलोग्राम मीटर क्यूब में लिखोगे तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो पहले हम लोग शीशे का घनत्व किस में निकालते हैं, किलोग्राम में। तो आपेक्षिक घनत्व कितना दे दिया आपको, 11.3 गुणा पानी का घनत्व। तो पानी का घनत्व होता है आपका 1000 मतलब 10 की घात 3। तो अब 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में 10 की घात 3 यानी कि 1000 किलोग्राम पानी आता है। तो ये क्या बन गया आपका, 11.3 गुणा 10 की घात 3, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया। आप चाहो तो 0.1 पहले लेके तो इसको लिख सकते हो 1.13 गुणा 10 की घात 4, 0.1 आगे चला गया है तो ये 10 की घात 4 बन गया। यही किलोमीटर पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दूसरा, अगर आप चाहते हो ग्राम में लिखना तो पानी का भी घनत्व आपको ग्राम में निकालना पड़ेगा। तो पानी का घनत्व ग्राम में क्या होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो शीशे का घनत्व, शीशे का घनत्व आपका क्या आ जाएगा, तो आपेक्षिक घनत्व 11.3 गुणा पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना पानी आता है, 1 ग्राम। तो ये 1 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका घनत्व हो गया। अगला प्रश्न है, अब दूसरा प्रश्न है। अब इसमें भी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला इसमें रिक्त स्थान है वो है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर की घात में -2। ठीक है, तो यह कितने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड की घात में -2 के बराबर होगा। यानी कि आपको एक एसआई सिस्टम को एक सीजीएस सिस्टम में बदलना है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इस किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर को, और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। तो A = हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर की घात -2। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक तो एक ही रहेगा, किलोग्राम को बदल दो ग्राम में तो 1000। ठीक है, 1 किलोग्राम यानी कि 1000। अब ये ग्राम बन गया है। ठीक है, अब आप इसको ग्राम लिख लो पहले, = मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर हो गया ये, और इसका वर्ग है तो वर्ग लिखेंगे, और सेकंड को तो सेकंड ही रखना है, सेकंड की घात -2। तो ये हो जाएगा आपका 1000, ये हो गया 100 है, 100 यानी कि 10 की घात 2, 10 की घात 2 की घात 2, तो ये हो जाएगा
आपका 1000 ग्राम गुणा 10 की घात 2 इसको लिखेंगे और इसकी घात 2 हो जाएगा, तो 10 की घात 4 गुणा सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड की घात -2। ये 10 की घात 4 है और ये 1000 है, तो 1000 कितना होगा, 10 की घात 3, तो 3 और 4 7, 10 की घात 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड की घात -2। ये हो गया। अगला प्रश्न है अब 1 मीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी, ठीक है। 1 लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश वर्ष, मतलब 1 प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश द्वारा 1 साल में चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली दूरी। अब हमको ये पता है कि प्रकाश 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, यानी कि प्रकाश की चाल, ये आपको पता है प्रकाश की चाल। तो ये कितनी होती है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में प्रकाश कितना चलता है, 3 गुणा 10 की घात 8। तो 1 साल में कितना चलेगा, तो 1 साल को किस में बदलना पड़ेगा आपको, सेकंड में। तो 1 साल में कितने सेकंड होंगे, तो 1 साल में चली दूरी, तो ये क्या हो जाएगा, 1 साल यानी कि 365 तो दिन हुए, हर दिन में 24 घंटे हुए, 1 घंटे में 60 मिनट हुए और हर 1 मिनट में 60 सेकंड हुए। तो इतने सारे सेकंड होते हैं 1 साल में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, क्योंकि इतने सेकंड हमने निकाल लिए हैं। तो 1 सेकंड में प्रकाश कितना चलता है, तो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर। तो 1 लाइट ईयर ये किसके बराबर है, 1 लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर किसके बराबर हो गया, इतना मीटर के बराबर। तो 1 मीटर किसके बराबर होगा, तो ये जो पूरी बड़ी सी संख्या है, तो इसको इधर भाग दे दो, तो 1 बटे इतना लाइट ईयर। तो 1 मीटर बराबर 1 बटे, तो ये सब गुणा कर दो आप इन सब को, ठीक है। ये यहाँ पर 3 भी साथ में है, आप चाहो तो इन 0 0 को अलग ले सकते हो या सब एक साथ गुणा कर दो तब भी चलेगा। तो ये आपका कुछ आता है 9.46 गुणा 10 की घात जो है 15, ठीक है, 15। अब इसको भाग दोगे 1 बट्टे 9.46, तो ये आएगा, 1 को आपको 9.46 से भाग देना है, तो ये आपका आ जाएगा 0.1057 और नीचे 15 है, 10 की घात 15, ऊपर जाके ये 10 की घात -15 हो जाएगा। आप चाहो तो दशमलव इस तरफ ले लो, तो 1.057 गुणा 10 की घात -16, क्योंकि 0.1 अंक इधर जाएगा तो यहाँ माइनस में एक और माइनस हो जाएगा, तो -16। तो इतना लाइट ईयर के ये बराबर है। सी है अब कि हमको दिया गया है 3 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, तो किलोमीटर आवर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मीटर को किस में करना है, किलोमीटर को, और सेकंड को आवर में। तो हम इसको अलग से कर लेते हैं कि 1 मीटर को किलोमीटर में अगर आप बदलोगे तो 1 बट्टे कितना हो जाएगा, 1000। तो ये हो जाएगा आपका 10 की घात -3 किलोमीटर, क्योंकि 10 की घात 3 हो जाएगा, ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि सेकंड को किस में बदलना है, आवर में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, सेकंड की पावर -2, तो इसको आवर में बदलना है। तो 1 बट्टे 60 तो मिनट हो गया, एक बार और 60 से तो क्या हो गया, ये सेकंड की पावर -2 आवर, ठीक है। तो 6 6 कितना होगा, 3600, तो ये हो जाएगा 1 बट्टे 3600, ठीक है, की पावर में -2, और ये ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3600 की पावर में 2 आवर
की घात -2। ठीक है, तो अब यहां पर लिख लो इसको, तो ये हो जाएगा 3 गुणा, पहले का लिखना है ये 10 की घात -3, तो किलोमीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद 3600, तो 3600 की घाते 2 आवर -2। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात -3 गुणा 3600, 2 बार 3600 गुणा 3600। तो ये आपका उत्तर, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद उत्तर आता है आपका 3.88 गुणा 10 की घात 4 किलोमीटर आवर की घात में -2। अगला प्रश्न है डी। अब इसमें हमको दिया हुआ है जी इजिकल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर में -2। इसको हमको सेंटीमीटर में बदलना है, सेंटीमीटर सेकंड और ग्राम में। तो पहले न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, देखो, तो आपका न्यूटन इजिकल टू, देखो न्यूटन क्या होता है, F इजिकल टू ma, ये इसका मात्रक होता है न्यूटन का। तो हम मास क्या होता है किलोग्राम, और त्वरण क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इसको। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब न्यूटन की जगह क्या लिख देंगे, न्यूटन की जगह हमने लिख दिया है किलोग्राम मीटर सेकंड की घात में -2, और मीटर स्क्वायर, बाकी का तो पहले से है मीटर स्क्वायर, और किलोग्राम की घात में -2। सिर्फ और सिर्फ मात्रक की बात मैं कर रहा हूं, बाकी 6.67 गुणा 10 की घात -11 तो गुणा करेंगे ही उसके साथ। तो ये हो जाएगा आपका किलोग्राम की घात, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -2 है, तो ये हो जाएगा किलोग्राम की घात -1। 1 मीटर है और मीटर की घात 2 है, ये मीटर की घात 3 हो जाएगा, और सेकंड -2। अब इसको और अच्छे से अगर लिखने जाएं तो किलोग्राम नीचे चला जाएगा, घात में -1 है, तो मीटर क्यूब अपॉन किलोग्राम गुणा सेकंड की घात -2। तो ये इसका मात्रक बन गया है। तो इस पूरे की जगह मैं ये लिख दूंगा, तो मीटर क्यूब बट्टे में किलोग्राम और सेकंड की घात -2। तो मीटर को बदलना है किसमें, सेंटीमीटर में, किलोग्राम को बदलना है ग्राम में, सेकंड तो सेकंड ही है। तो अब हम इसको लिख लेंगे 6.67 गुणा 10 की घात -11। तो ये हो जाएगा आपका 6.67 गुणा 10 की घात -11। मीटर को बदलो आप सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, यानी 10 की घात 2 उसका 3, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अब किलोग्राम को किस में बदलना है, ग्राम में, यानी कि 10 की घात 3। तो ये बन गया आपका सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम की पावर -1 और सेकंड की पावर -2। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हुआ, और यहां से 3 माइनस गया, तो कितना, 6 में से 3 गया 3, तो ये 6.67 गुणा 10 की घात -11 गुणा 10 की घात 3, तो 11 में से 3 गया आपका 8, तो ये हो जाएगा 6.67 गुणा 10 की घात -8, और ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब ग्राम की पावर -1 सेकंड की पावर -2। अगला प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न है कि ऊष्मा परागमन में ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है, और ये लगभग 4 जूल के बराबर है, जहां 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की घात में -2। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि हम मात्रकों की कोई ऐसी प्रणाली उपयोग करते हैं जिसका द्रव्यमान का मात्रक अल्फा केजी के बराबर है, लंबाई जो है वो बीटा मीटर के बराबर है, और समय जो है वो गामा सेकंड के बराबर है। तो अब इस नए मात्रकों में हमारा कैलोरी का मात्रक क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, ये हमको बताना है कि ये बन जाएगा। तो यहां पर हमको क्या दे दिया है कि अब कैलोरी का मात्रक तो हमको दे दिया है, ठीक है, कैलोरी का मात्रक ये होता है करके कि 1 कैलोरी आपका किसके बराबर है, 4.2 जूल, और जूल क्या होता है आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर में -2 है। तो अब हमको क्या दे दिया है कि नया यूनिट दे दिया है, ठीक है, तो द्रव्यमान का नया यूनिट, द्रव्यमान का नया यूनिट या नया मात्रक कितना है आपका, अल्फा
kg। तो यहां से kg किसके बराबर आएगा, 1/अल्फा। तो इसी में से हम क्या क्या लिख सकते हैं, 1 kg बराबर 1/अल्फा न्यू यूनिट, नया मात्रक। इसी तरह से हमको लंबाई का नया मात्रक क्या दिया गया है, लंबाई का नया मात्रक कितना दे दिया, बीटा मीटर। तो यहां से 1 मीटर किसके बराबर आ गया, बीटा यहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/बीटा न्यू यूनिट, ठीक है, नया मात्रक NU लिखते हैं। अरे भाई ठीक। इसी प्रकार समय, तो समय का नया मात्रक क्या हो गया है, गामा सेकंड। तो यहां से 1 सेकंड किसके बराबर आया, 1/गामा न्यू यूनिट। तो अब यहाँ पर किलोग्राम मीटर सेकंड के सारे न्यू यूनिट आ गए, उनको यहाँ पर रख दो, ठीक है। तो इजिकल टू मैं यहीं पर लिख देता हूँ 4.2। किलोग्राम की जगह आपको क्या लिखना है, 1/अल्फा, तो 1/अल्फा। मीटर की जगह क्या लिखना है, 1/बीटा, पर मीटर का क्या है, स्क्वायर। और सेकंड की जगह क्या लिखना है, 1/गामा, तो 1/गामा की घात में -2। ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, अल्फा ऊपर चला जाएगा, यार अभी यहां लिखना पड़ेगा, ठीक है, 1 कैलोरी। तो ये हो जाएगा आपका 4.2, अल्फा की घात क्या हो जाएगा, -1। और बीटा ऊपर जाएगा तो बीटा की घात में -2। अब गामा ऑलरेडी -2 है, घात में ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, गामा की घात में 2। तो यही हमको सिद्ध करना था। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है कि यहाँ पर इस कथन की स्पष्ट व्याख्या कीजिए कि तुलना के मानक का विशेष उल्लेख किए बिना किसी विमीय राशि को बड़ा या छोटा कहना अर्थहीन है। मतलब कि हम अगर सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ये चीज़ छोटी है, तो ये बताना पड़ेगा ना कि किससे छोटी है, ये चीज़ बड़ी है तो किससे बड़ी है। तो तुलना के लिए एक किसी के साथ उसकी तुलना करना जरूरी है, बाकी सिर्फ आप ये बोल रहे हो कि छोटा है तो वो अर्थहीन है। तो इसे ध्यान में रखते हुए नीचे गए कथनों को जहां कहीं भी आवश्यकता हो दूसरे शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्या दे रखा है हमको, परमाणु बहुत छोटे पिंड है, ठीक है, बहुत छोटे पिंड है। किससे छोटे, तो किसी गेंद की तुलना में, किसी गेंद से, ठीक है, गेंद से तुलना की गई है तो किसी गेंद से परमाणु बहुत छोटे होते हैं, ये बात सही है। दूसरा हमको दिया है कि जेट वायुयान अत्यधिक गति से चलता है, तो जेट वायुयान की गति बहुत ज्यादा होती है। तो किससे बहुत ज्यादा होती है, तो किसी साइकिल से, ठीक है, साइकिल से, तो किसी साइकिल से इसकी बहुत ज्यादा गति होती है। बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत अधिक है, ठीक है, तो द्रव्यमान उसका बहुत अधिक है किसी गेंद से, किसी गेंद से, गेंद की तुलना में उसका द्रव्यमान बहुत अधिक है। एक कमरे में अंदर वायु में अणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है। तो एक कमरा है तो उसके अंदर अणुओं की संख्या बहुत अधिक है, किसकी तुलना में, कि एक छोटे डब्बे या किसी कंपास बॉक्स, ठीक है, तो डब्बे या किसी कंपास बॉक्स की तुलना में, किसी कंपास बॉक्स से। दूसरा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी है, सही बात है, यहाँ पे दोनों बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी है। दूसरा दिया गया है ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत अधिक है, सही है, एकदम सही तुलना कर रखी है। अगला प्रश्न देखिए कि लंबाई का कोई ऐसा नया मात्रक चुना गया है जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल 1 है। तो लंबाई के नए मात्रक के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। प्रकाश इस दूरी को 8 मिनट 20 सेकंड लगाता है। तो अब यहां पर हमको क्या दे दिया है कि जो लंबाई का एक ऐसा मात्रक निकाल लिया है जिससे प्रकाश की चाल निर्वात में 1 आती है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मतलब है ये जो चीज है 3 × 10⁸, इसको 1 ले लिया गया है। 3 × 10⁸ बराबर हमने क्या मान लिया है 1।
तो इसका मतलब कि प्रकाश 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, 1 नए मात्रक के बराबर। तो अब हमको निकालना है कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितनी होती है। तो इसमें प्रकाश को चलने में कितना समय लग रहा है, 8 मिनट। तो प्रकाश द्वारा 8 मिनट और 20 सेकंड में तय दूरी, कितनी दूरी तय करेगा। तो 8 मिनट 20 सेकंड को आप किस में कन्वर्ट करो, सेकंड में कन्वर्ट करो। 8 मिनट 8 गुणा 60 प्लस 20, 6 48, 480 प्लस 20, 500 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है ये, 1 के बराबर। 500 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर तो 500 सेकंड, मतलब तय दूरी अभी निकाला हमने, सिर्फ अभी समय निकाला है। तो इसके साथ किसको गुणा करना पड़ेगा आपको, 1 को। तो ये 1 आ गया, तो ये कितना आ गया, 500 नया मात्रक। ठीक है, क्योंकि अब 1 मात्रक किसके बराबर है, 3 गुणा 10 की घात 8, तो उससे गुणा कर दो तो सही दूरी आपको मिल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, लंबाई मापने के निम्नलिखित में से कौन सा सबसे परिशुद्ध है। ठीक है, परिशुद्ध मतलब जिससे कम से कम दूरी मापी जा सकती है। तो एक वर्नियर कैलिपर जिसके वर्नियर पैमाने पर 20 विभाजन है। ठीक है, वर्नियर पैमाने पर 20 विभाजन है, तो उससे हम लोग दूरी माप सकते हैं। दूसरा है एक स्क्रू गेज जिसकी चूड़ी अंतराल 1 mm और वृत्ति पैमाना कितना है, 100 विभाजन है। तो अब और कोई प्रकाशिक यंत्र जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की सीमा के अंदर माप सकता है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर आप देखोगे तो अब यहां पर हमको ये पता है कि अलग अलग, जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स है आपका, तो वो कहां तक माप सकता है, यानी कि उसका अल्पतमांक। तो उसका अल्पतमांक वो दशमलव के बाद 2 संख्या तक इतना सेंटीमीटर माप सकता है। जबकि आप स्क्रू गेज की बात करोगे, ये कौन है, वर्नियर। वर्नियर, अगर आप स्क्रू गेज की बात करते हो, उसका अल्पतमांक दशमलव के बाद वह 3 संख्या तक माप सकता है सेंटीमीटर में, स्क्रू गेज। अब जो हमको प्रकाशिक यंत्र दे दिया है वो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य, यानी कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य क्या है आपका, 10 की घात -5, मतलब ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर। तो यानी कि 0.1 2 3 4 5 यहां तक ये माप सकता है। तो सबसे ज्यादा परिशुद्ध कौन हुआ हमारा, ये प्रकाशिक यंत्र, जो दशमलव के बाद 5 अंकों तक माप सकता है। अगला प्रश्न है अब इसमें, कोई एक छात्र 100 आवर्धन के एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखकर मनुष्य के बाल की मोटाई मापता है। वह 20 बार प्रेक्षण करता है और उसे ज्ञात होता है कि सूक्ष्मदर्शी के दृश्य क्षेत्र में बाल की औसत मोटाई 3.5 mm है। तो अब आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन हमने 10वीं क्लास में पढ़ा हुआ है कि आवर्धन m बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई या मोटाई, यहां पर मोटाई दी है तो मोटाई हम लोग ले लेंगे, या उसका व्यास। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई, ये होता है। ठीक है, अब यहां पर प्रतिबिंब जो है वो क्या है, एक आपका बाल की बात हो रखी है। तो यहां पर आवर्धन आपका 100 है और हमको ये दे दिया है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि जो ये 3.5 है, यह सूक्ष्मदर्शी से देखने के बाद वो 3.5 है। और वस्तु की सही ऊंचाई, यानी कि उसका जो बाल की जो मोटाई है वह बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, 100 इधर भाग हो जाएगा, तो बाल की मोटाई, तो ये हो जाएगा आपका
3.5 बटे में 100 सेंटीमीटर। 100 से भाग दोगे 0.2 अंक इधर खिसक जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका सेंटीमीटर में नहीं मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको मिलीमीटर कर लो। तो 0.2 अंक इधर आ गया, तो 0.035, ये इतना मिलीमीटर इसकी वास्तविक मोटाई है। ठीक है, लेंस से देखने के बाद ये कितनी हो जाती है, 3.5 mm। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमको अलग अलग प्रश्न दे रखे हैं। पहला है, आपको एक धागा और मीटर पैमाना दिया गया है, आप धागे के व्यास का अनुमान किस प्रकार लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक धागा है और एक मीटर पैमाना है, तो हम क्या करेंगे, एक बेलनाकार छड़ ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने एक छड़ ले ली है। तो अब इस धागे को हम, क्योंकि धागा इतना पतला है कि उसका व्यास तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस पर इसको लपेट देंगे इस तरह से, और इस तरह से लपेटा जाएगा कि एकदम धागा एकदम क्लोज आ जाए इस तरह से। ठीक है, एकदम एक दूसरे से सटाकर इतना। अब हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई माप लेंगे, लंबाई, और फिर ये देखेंगे कि इसमें ये कितना चक्कर हुआ। तो अब मान लो कि यहाँ पर टोटल ये 5 चक्कर है, और यहाँ पर ये कुल लंबाई हम किससे मापेंगे, मीटर पैमाने में से। तो अब एक की लंबाई, मतलब एक जो धागे का जो चौड़ाई है वो कैसे मिलेगी, कुल लंबाई में से जितने फेरे हैं उसको भाग दे दो। ठीक है, तो एक की मोटाई बराबर, तो L बटे में n मतलब जितने फेरे हैं उससे। तो हमने क्या किया, 100 मतलब ज़्यादा फेरे बनाने, 10-12 फेरे, उनको सबको एक साथ माप लिया, एक का निकालना है, बटे में जितने भी फेरे हैं वो कर दो। ठीक है, दूसरा है आपका कि एक स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल 1 mm है और उसके वृत्तीय पैमाने पर 200 विभाजन है। क्या आप यह सोचते हैं कि वृत्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या स्वेच्छा से बढ़ा देने पर स्क्रू गेज की यथार्थता में वृद्धि करना संभव है। तो अब यथार्थता मतलब उसका अल्पतमांक, तो अल्पतमांक स्क्रू गेज का होता है पिच बटे में यहां पर वृत्तीय पैमाने पर विभाजन की संख्या, वृत्तीय पैमाने, तो बटे में वृत्तीय पैमाने पर विभाजन की संख्या। तो अब अगर हम इस विभाजन की संख्या बढ़ाते हैं तो अल्पतमांक कम होता है, जिससे उसकी यथार्थता बढ़ती है। पर ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इसमें इसको बढ़ा दो और अल्पतमांक आपका कम होते जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये कुछ लिमिट तक होता है, उसके बाद ये नहीं होगा। तो इसलिए यह संभव नहीं है कि उसको यथार्थता को बढ़ाया जाए। अब अगला है C वाला, वर्नियर कैलिपर्स द्वारा पीतल की किसी पतली छड़ का माध्य व्यास मापा जाता है। केवल 5 मापनों के समुच्चय की तुलना में व्यास के 100 मापनों से समुच्चय की द्वारा अधिक विश्वसनीयता अनुमान प्राप्त होता है। क्यों? जैसे कि हमने 5 बार मापा, फिर उसका माध्य निकाला, फिर 100 बार मापा, फिर उसका माध्य निकाला, तो 100 बार वाला ज़्यादा विश्वसनीय होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा बार हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, जितनी ज़्यादा बार उसकी रीडिंग लेते हैं, उतना उसमें से उसकी जो त्रुटि है, एरर है, वो निकल जाती है। तो इसलिए 100 वाला ज़्यादा विश्वसनीय होगा। अगला प्रश्न है इसमें 9वां, कि किसी मकान का फोटोग्राफ 35 mm स्लाइड पर 175 मीटर स्क्वायर स्थान घेरता है। स्लाइड को किसी स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया जाता है और स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल कितना आता है, 1.55 मीटर स्क्वायर। तो प्रक्षेपित पर्दा व्यवस्था का रेखीय आवर्धन कितना होगा? तो यहाँ पर हमको जो आवर्धन दे रखा है, जो बात हो रखी है, ये किसके बात की है? क्षेत्रीय आवर्धन। तो क्षेत्रीय आवर्धन मतलब कि आपका जो प्रतिबिंब है स्क्रीन पर, यानी कि प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटे वस्तु का क्षेत्रफल, तो ये आपका
क्षेत्रीय आवर्धन होता है प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटे वस्तु का क्षेत्रफल। प्रतिबिंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1.55 मीटर स्क्वायर, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग किस में बदल देंगे, ये हो जाएगा 1.55, इसको क्योंकि मीटर स्क्वायर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदल दो, तो ये हो जाएगा 1 मीटर यानी कि 10 की घात 2 और 2 ऊपर है तो ये 10 की घात 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे आपका आ जाएगा 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आया क्षेत्रीय आवर्धन। तो पर हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पर निकालना है कि आपका रेखीय आवर्धन कितना है। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, जैसे कि क्षेत्रफल किससे बनता है, लंबाई गुणा लंबाई, लंबाई का वर्ग। तो क्षेत्रीय आवर्धन, तो रेखीय आवर्धन निकालना है तो क्षेत्रीय आवर्धन का क्या कर दो, वर्गमूल कर दो। रेखीय आवर्धन, तो क्षेत्रीय आवर्धन हमने निकाल रखा है तो इसी का वर्गमूल कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका रूट 1.55 बटे 1.75 गुणा 10 की घात 4, ये बाहर आ जाएगा 10 की घात 2 बन जाएगा और फाइनल उत्तर तुम्हारा रहेगा 94.11। अगला क्वेश्चन इसमें है कि निम्नलिखित में आपको क्या बताना है, सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। तो सार्थक अंकों की संख्या, इसके रूल्स हमको पता है। यहाँ पर पहले वाले में पहला वाला आपका क्या है 0.007। तो अब अगर यहाँ पर दशमलव के बाद पहले 00 ही हैं तो ये एक भी सार्थक अंक नहीं होगा। जो 0 नहीं है, नॉन जीरो नंबर, वही आपका सार्थक अंक है। तो यहाँ पर सार्थक अंक 1 है। दूसरा B है आपका 2.64। तो जितनी ही नॉन जीरो यानी कि शून्य ना हो, अशून्य संख्याएं, वो सारी की सारी सार्थक होती हैं। तो यहाँ पर 3 सार्थक अंक हैं। और गुणा 10 की घात 24 भी है ये, तो वो तो नहीं गिना जाएगा सार्थक में, सार्थक में सिर्फ ये संख्या गिनी जाती है। अब इसके बाद है आपका C 0.2370। तो यहाँ पर दशमलव के बाद देखो ये अंक है 237, तो ये तो सार्थक है, और दशमलव के बाद जो आखिरी के 0 होते हैं तो उनको भी हम सार्थक मानते हैं। तो ये सार्थक अंक 4 हो गया। तो D वाले में 6.320, तो यहाँ पर भी देखोगे 1 2 3, ये तो अशून्य संख्या है तो सार्थक हुई, और दशमलव के बाद आखिरी 0 भी सार्थक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर कुल 4। इसी तरह से यहाँ पर 6.030, 6.032। तो अब दो अशून्य संख्याओं के बीच में अगर शून्य है तो वह भी सार्थक होता है। तो यहाँ पर भी कितना हो गया 4। तो आखिरी जो है F, ये है आपका 0.0006032। तो पहले वाले जो 0 होंगे ये नहीं होंगे। यहाँ पर जो, क्योंकि ये तो 2 अशून्य के बीच में आ गया तो ये सार्थक हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कितने हो गए आपके 4 सार्थक अंक। अगला प्रश्न है अब इसमें कि किसी धातु की आयताकार शीट की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः आपको दे रखी है, और लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। तो अब उचित सार्थक अंकों तक इस शीट का क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करना है। तो शीट क्या है आपकी, अभी यहां पर इसके पास लंबाई है, चौड़ाई है और मोटाई है, इस तरह से ये। तो अब हमको निकालना है कि इसका पहले क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका। तो अब अगर हम देखें इसमें कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में सार्थक अंकों की संख्या, तो लंबाई में आपका सार्थक अंक कितने हैं यहाँ पर, यह है 4.234। तो इसमें टोटल सार्थक अंक कितने हैं, लंबाई में 4 सार्थक अंक है। और चौड़ाई में आपका कितना है 1 2 3 4, तो इसमें भी 4 है। ठीक है, और इसकी जो मोटाई है ये, इसमें सार्थक अंक 2.01 है, तो 3 ही सार्थक अंक है। तो अब चाहे हम क्षेत्रफल निकालें या आयतन निकालें तो ये गुणा करके निकाला जाता है। तो दोनों में जो सार्थक अंकों की संख्या है वह ये देखी जाती है सबसे कम सार्थक अंक कौन से हैं, तो उसके उत्तर में भी हमको
सबसे कम सार्थक अंक रखने हैं। तो यानी कि हमारा जो आंसर आएगा तो उसमें कितने सार्थक अंक होने चाहिए? 3। तो अब निकालते हैं। तो पहले क्षेत्रफल इसका, तो 2LB प्लस BH प्लस LH, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो 2 गुणा L इंटू B, आप L और B यहाँ पे लिख सकते हो। लंबाई है आपका 4.234 मीटर और चौड़ाई है B 1.005 मीटर और हाइट इसकी मोटाई है वो है 2.01 मीटर। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब इसमें हमारा इस तरह से हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये कैलकुलेशन आपको आता है तो फाइनल उत्तर इतना आता है। तो अब हमको पता है कि सबसे कम सार्थक अंक कितने हैं? हाइट में 3 है, तो इसमें भी 3 ही होने चाहिए। तो हम इसको लिखेंगे 8.72 और 2 के बाद हमको हटा देना है, और 2 के बाद क्या है? 0 है। तो यानी कि 5 से संख्या कम होती है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं जोड़ा जाता है, तो इसलिए 8.72 मीटर स्क्वायर ये इसका क्षेत्रफल आएगा। और इसमें अगर आप सार्थक अंक देखोगे 3 ही है। अब इसी तरह से हम निकालते हैं आयतन। अब आयतन होता है आपका L इंटू B इंटू H और हम इनके मान इसमें रखें। तो अब इसमें ये हमारा आया, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो है ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पिछले वाले सवाल में भी हमने जो है वो कन्वर्ट करके ही गुणा किया है। तो अब यहाँ पर हमारा ये आयतन आया। तो आयतन में आप देखोगे बहुत सारे सार्थक अंक दिख रहे हैं, तो ये 0 के बाद के सारे अंक सार्थक हैं। तो हमको कितने चाहिए? 3 ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 0.0, ये तो सार्थक नहीं है। इसके बाद के सार्थक शुरू होंगे 8, 5 तक ही हमको चाहिए। अब 5 के बाद देखो कौन सी संख्या उसको हटाना है, तो 2 है। तो 2 है तो यहाँ पर कुछ भी जुड़ेगा नहीं। अगर हाँ ये होती आपका 6, 7 या 5 से ज़्यादा होती तो एक जुड़ जाता 5 में। तो इतना मीटर क्यूब ये इसका आयतन आ गया। अगला सवाल, अब यहाँ पर पंसारी की तुला मतलब किराने की दुकान में जो तराजू होता है वो द्वारा मापे गए डिब्बे का द्रव्यमान 2.30 kg है। सोने के 2 टुकड़े जिनका द्रव्यमान 20.15 ग्राम व 20.17 ग्राम है डिब्बे में रखे जाते हैं। तो अब हम बताना है कि डब्बे का कुल द्रव्यमान कितना है, और बी उचित सार्थक अंकों तक टुकड़ों के द्रव्यमान में कितना अंतर है ये भी हमको बताना है। तो अब यहाँ पर हमको क्या दे दिया है कि डब्बे का द्रव्यमान कितना है? 2.30 किलोग्राम, और उसमें जो सोने के जो टुकड़े रखे गए हैं उनको ग्राम में दिया हुआ है। तो डब्बे का द्रव्यमान ये है आपका 2.30 किलोग्राम, और इनका द्रव्यमान यानी कि सोने के जो 2 टुकड़े हैं, एक को M1 ले लेते हैं तो यह है 20.15 ग्राम। तो इसको आप कन्वर्ट कर दो किलोग्राम में, तो डिवाइड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 0.02015 किलोग्राम। और दूसरा जो है M2 वो कितना हो जाएगा आपका? 20.17 ग्राम यानी कि 0.02017 किलोग्राम। अब कुल द्रव्यमान तो सबको जोड़ दो। अब जब जोड़ेंगे तब ध्यान रखेंगे सार्थक अंक का, तो पहले जोड़ लेते हैं। तो जोड़ के हमारा इतना उत्तर आएगा। तो अब हम जब 2 संख्याओं को जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं तब हम क्या देखते हैं कि दशमलव के बाद सबसे कम संख्याएं जिसमें हैं वही उतनी ही संख्याएं उत्तर में भी होनी चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो सबसे कम दशमलव के बाद यहाँ पर है एक संख्या, ये 0 को नहीं गिना जाता है, इसमें 1 ही तक है, दशमलव के बाद 1। तो उत्तर भी दशमलव के बाद 1 संख्या तक ही होना चाहिए। तो हमारा जो फाइनल उत्तर आएगा 2.3। अब 4 ये सबको हटाना है तो 4 देखा जाएगा, 4 क्या है? 5 से छोटा है, तो छोटा है तो इसमें कुछ भी नहीं जुड़ेगा। तो फाइनल आपका आंसर आएगा 2.3 किलोग्राम। अब दूसरा क्या है कि आपको उचित सार्थक अंकों तक टुकड़ों के द्रव्यमान का अंतर निकालना है, कि यानी कि दोनों को घटाना है। तो अब जब हम यहाँ पे इसको घटा रहे हैं तो हमारा उत्तर आ रहा है 0.02 ग्राम। तो अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक है, तो उत्तर में भी 2 ही अंक है, तो सही है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है अब इसमें कि भौतिकी का एक प्रसिद्ध
संबंध किसी कण के चल द्रव्यमान यानी कि जब वो चल रहा है तो उसका द्रव्यमान m है और विरामावस्था का द्रव्यमान m नॉट होता है। तो इसकी चाल v और प्रकाश की चाल c के बीच, यानी कि जब कोई पदार्थ स्थिर अवस्था में है और चल रहा है तो दोनों के द्रव्यमान में कुछ अंतर आता है, पर हालांकि जो हम डेली लाइफ में देखते हैं उसमें बहुत कम अंतर आता है। अगर बहुत ज़्यादा, अगर प्रकाश की चाल से अगर कोई चले, जो कि असंभव है, तब जो है उसका द्रव्यमान में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। तो उसके लिए एक जो है फॉर्मूला है हमारे पास, m बराबर m नोट अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर की घात में 1/2। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये एक स्थिरांक c यानी कि प्रकाश की चाल को लगाना भूल गया है। तो अब जो फॉर्मूला हमारे पास है m इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये दोनों तरफ के जो मात्रक है वो समान होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान है, ठीक है। तो ये जो नीचे वाली संख्या है इसके पास कोई मात्रक नहीं होना चाहिए। और हमको ये भी पता है जब दो संख्याओं को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो दोनों का जो है आपका मात्रक एक जैसा होना चाहिए, उसका विमी एक जैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो एक है इसका मात्रक नहीं है, तो यहाँ पर वी स्क्वायर है, इसका मात्रक भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इसको बटे में सी स्क्वायर होना चाहिए। तो अब देखो, इसका मात्रक, ये भी चाल है, ये भी चाल है, दोनों का मात्रक कट हो गया तो आंसर में कितना आया, जो है विमा रहित हो गया है। तो इसीलिए सी स्क्वायर को यहाँ पर होना चाहिए। सही बात है। चलो, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि और बच्चे भी इसको देख सकें। अब 14वां प्रश्न है कि एक परमाणविक पैमाने पर लंबाई का सुविधाजनक जो मात्रक है वो एंगस्ट्रॉम है, और एक एंगस्ट्रॉम जो है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। लंबाई के लिए ये चुना जाता है। तो हाइड्रोजन के परमाणु का आमाप, ये हाइड्रोजन परमाणु है, इसका आमाप कितना है, 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो हाइड्रोजन परमाणुओं के 1 मोल का मीटर कूल में, एक का मीटर क्यूब में कुल आणविक आयतन कितना होगा। तो अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है कि उसका जो व्यास है वो आपको कितना दे रखा है, आमाप 10⁻⁻10। तो हमको यहाँ पर क्या बताना है कि 1 मोल, तो हम सबसे पहले, हमको पता है कि 1 मोल में कितने हाइड्रोजन परमाणु होंगे, ये हमको पता है। हम पहले एक हाइड्रोजन का क्या निकाल लेते हैं, आयतन। तो एक हाइड्रोजन का आयतन, तो एक हाइड्रोजन का आयतन निकाल लेंगे। अब क्योंकि उसका माप हमको दे रखा है, तो उसके बाद 1 मोल में जितने हाइड्रोजन होते हैं उनसे गुणा कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा कि कितना आयतन होता है, कि 1 मोल में जो हाइड्रोजन है। अब हमको यहाँ पर सिर्फ, अब हो सकता है कि 1 मोल में हाइड्रोजन दूर दूर होंगे, पर सिर्फ हमको हाइड्रोजन का ही निकालना है, उनके बीच के जो खाली जगह है उसका आयतन नहीं निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका, तो एक हाइड्रोजन का आयतन ये होगा है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर कितना दिया हुआ है हमको, 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 गुणा पाई, और 0.5 एंगस्ट्रॉम को आप क्या लिख सकते हो, 0.5 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। ये इसका क्यूब हो गया, एक का मिल गया। अब 1 मोल में हाइड्रोजन के कुल परमाणु ये कितने होते हैं, ये हमको नंबर याद है, एवोगैड्रो 6.023 गुणा 10⁻⁻ कितना होता है, 23। तो अब कुल 1 मोल में रहे हुए जितने परमाणु हैं उनका आयतन, तो 6.023 गुणा 10⁻23 परमाणु, यानी कि हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं का आयतन। तो हम क्या करेंगे, जो हमने एक का आयतन निकाला उससे इससे गुणा कर दो, 4/3 गुणा पाई को आप रख दो 22/7 गुणा 0.5 गुणा 10⁻⁻3 10 कितना हो जाएगा, -30 गुणा, अब इसको किससे गुणा कर दो, 6.023 गुणा 10⁻³
23। अब ये आपको गुणा भाग करना तो आना चाहिए। तो जब इसको आप गुणा करोगे तो ये आपका उत्तर कुछ आएगा 3.16 गुणा 10⁻⁻7 मीटर क्यूब, इतना इसका आएगा। अब यहाँ पर हमने सिर्फ हाइड्रोजन के परमाणु का आयतन निकाला है, उनके बीच की जो खाली जगह है उसका नहीं निकाला है। अगला प्रश्न अब इसमें, किसी आदर्श गैस का 1 मोल मानक ताप व दाब पर 22.4 लीटर आयतन होता है। ठीक है, 1 मोल क्या करता है, इतनी जगह घेरता है। हाइड्रोजन के ग्राम अणुक आयतन तथा उसके 1 मोल के परमाणुक आयतन का अनुपात क्या है? तो देखो वही जो बात मैं पहले बोल रहा था कि जो है कुल आयतन और सिर्फ उसके परमाणु जो जगह घेरे हैं उसका आयतन, दोनों में फर्क होगा क्योंकि बीच में जगह खाली होती है। तो अब हमने हाइड्रोजन का आयतन पहले निकाल रखा है तो वो आयतन वही यूज कर लेंगे। ठीक है, तो सिर्फ हाइड्रोजन अणु का आयतन, ठीक है, 1 मोल में आयतन, तो ये जो हमने पिछले प्रश्न में निकाला है वो है सिर्फ अणुओं का आयतन। और जबकि ये क्या बोल रहा है कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस जो जगह घेरती है वो है आपका 22.4 लीटर, और अगर इसको मीटर में बदलो तो 22.4 गुणा 10⁻³ मीटर क्यूब। तो अब अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा है, ये कम है, तो दोनों का अनुपात निकालने को बोल रहा है ये। तो हम अनुपात निकालते हैं 22.4 गुणा 10⁻³ बटे में 3.16 गुणा 10⁻⁷। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा आता है 7.08 गुणा 10⁻⁴। तो मतलब हाइड्रोजन गैस जो जगह घेरती है उसका आयतन उसके अणुओं की तुलना में इतना गुना ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है गैप दोनों में। तो ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन के जो अणु हैं वो दूर दूर होते हैं, बीच में बहुत सारी खाली जगह होती है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। समझ आया? अगला सवाल, तो 16वां प्रश्न है, एक सामान्य प्रेक्षण की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। यदि आप तीव्र गति से गतिमान किसी रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर देखें तो समीप के पेड़, मकान आदि रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में तेजी से गति करते प्रतीत होते हैं। जैसे कि अगर हम गाड़ी से जा रहे हैं तो नज़दीक वाले जो पेड़ हैं वो जल्दी जल्दी पीछे की तरफ जाते हुए दिखते हैं, जबकि दूर कोई पहाड़ी है, चंद्रमा है, तारे हैं, सूरज को हम देख रहे हैं, वो लगभग स्थिर प्रतीत होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो अब अगर आप देखोगे कि जैसे हम गाड़ी में से देख रहे हैं और हमारे नज़दीक की जो चीज़ें हैं, जैसे कि कोई पेड़ है, इसके और हमारी आंखों के बीच की लाइन एक बनाए, ठीक है, तो अब ये जो लाइन है यह जल्दी जल्दी बदलती है। जबकि अगर हम किसी दूर की वस्तु को देख रहे हैं और हमारी आंखों के बीच और इसके बीच एक सीधी रेखा खींचें तो यह जो है जल्दी से नहीं बदलती है। तो इसीलिए नज़दीक वाली चीज़ें हमको जल्दी जल्दी चलती हुई दिखाई देती हैं पीछे की तरफ, और दूर वाली चीज़ें स्थिर दिखती हैं। दूसरा, इसी चीज़ को आप कोणीय वेग के हिसाब से भी बोल सकते हो। कोणीय वेग यानी कि ये जो रेखा है ये तुरंत बदलेगी तो इसका कोणीय वेग बहुत ज़्यादा होगा नज़दीक की वस्तु के लिए, और दूर की वस्तु के लिए कोणीय वेग कम होगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं। अगला प्रश्न है अब इसमें कि अगला प्रश्न है अब, सूर्य एक ऊष्म प्लेज्म अथवा आयनीकृत पदार्थ है जिसके आंतरिक क्रोड का ताप 10�7 केल्विन है, उससे भी ज़्यादा है, और बाह्य का तापमान जो है वो 6000 केल्विन है। इतने अधिक ताप पर कोई भी पदार्थ ठोस या तरल प्रावस्था में नहीं रह सकता है। आपको सूर्य का द्रव्यमान घनत्व कैसा क्या होगा, मतलब उसका द्रव्यमान घनत्व के बारे में बताना है, और उसका परिमाप क्या होगा, और सबकी सूर्य का द्रव्यमान हमको दे रखा है और उसकी त्रिज्या दे रखी है। तो पहले हम घनत्व निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना आ रहा है। तो घनत्व क्या होता है आपका? द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान और बटे में आयतन। तो पहले हम इसका आयतन, द्रव्यमान दिया हुआ आयतन निकाल लेते हैं।
तो आयतन आपका कितना होता है, v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई यानी कि 22/7, r आपको दिया हुआ है इसका रेडियस, तो यह है 7 × 10⁸ मीटर का क्यूब। तो ये अब यहाँ पे रख देंगे, तो घनत्व रो का यूज करते हैं, द्रव्यमान यह आपका 2 × 10⁻30 बटे में 4/3 गुणा, तो यह इसका घनत्व हमने निकाला है। तो यहाँ पर अगर आप घनत्व देखोगे तो ये कुछ इतना आ रहा है 1.4 × 10⁻3। तो यह जो है ये ठोस और द्रवों के घनत्व के बराबर है, ठीक है, क्यों इतने तापमान पर भी। तो यह किस लिए हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य पर का द्रव्यमान बहुत अधिक होने की वजह से वहाँ पर जो बाहर की सतह है उस पर बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा संकुचित हो गया है, तो जिससे उसका घनत्व बहुत ज़्यादा हो गया है ठोस और द्रवों के बराबर। तो ये चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।